हमारी आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि 1 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी में फैली हुई है, यानी इसे पार करने में प्रकाश को भी 1 लाख साल का समय लग जाएगा। इसके सभी तारे, ग्रह, उपग्रह अपने अपने सौरमंडल के साथ इसके केंद्र का चक्कर लगा रहे हैं। पर क्यों? ऐसा क्या है इसके केंद्र में जो सबको बांधे हुए है? और फिर कैसे एक तारा इसके विपरीत जाकर इस केंद्र से दूर भाग रहा है? क्या है इस तारे का नाम और क्या है इसके पीछे का रहस्य? और आने वाले समय में वैज्ञानिक कौन सी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे बिना ईंधन के भी स्पेस मिशन कर पाएंगे? और क्या होगा इसका असर समय में अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया पर? क्या है सोलर सेल टेक्नोलॉजी? कैसे काम करती है सेल लाइट? क्या हम लाइट सेल का इस्तेमाल करके दूसरे तारों की दुनिया तक पहुंच पाएंगे? जानेंगे आज के इस वीडियो में। आप देख रहे हैं गैलेक्सी का रहस्य। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जब रात में हम अपने आसमान की ओर नजर घुमाते हैं तब हमारा आकाश अनगिनत तारों से जगमगाता हुआ नजर आता है। अंतरिक्ष में मानो किसी ने लाखों करोड़ों लड़ियां लगा दी हों, यह एक तरह से जगमगाता हुआ नजर आता है। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रात में हमारे आकाश में दिखाई देने वाले ये सभी तारे हमारी आकाशगंगा में मौजूद हैं और इसमें अधिकतम 4000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का जन्म आज से करीब 13.6 बिलियन साल पहले हुआ था, जो कि करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। हमारी आकाशगंगा में मौजूद सभी तारे इसके इस केंद्र का चक्कर लगा रहे हैं, जिसे सैजिटेरियस ए के नाम से जाना जाता है। शुरू में जब वैज्ञानिकों ने हमारी आकाशगंगा के सेंटर सैजिटेरियस ए का अध्ययन करना शुरू किया, तब उन्हें कुछ बेहद ही अजीब चीज नजर आई। यहाँ कई तारे और मैटर एक इनविजिबल चीज का चक्कर लगा रहे थे, जो कि काफी रहस्यमयी था। जब वैज्ञानिकों ने इसका और करीबी से अध्ययन करना शुरू किया, तब उन्हें पता चला कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक बेहद ही विशाल सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जिसका मास हमारे सूरज से करीब 40 लाख गुना ज्यादा है। पर यह ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड में खोजे गए दूसरे ब्लैक होल्स की उपेक्षा काफी शांत है। पर हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस ब्लैक होल के आसपास कुछ हलचल को नोटिस किया है। इसका करीबी से अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों ने एक ऐसे तारे का पता लगाया है जो हमारे आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल से डरकर हमारी आकाशगंगा से दूर भाग रहा है। और आने वाले कुछ सालों में यह तारा हमेशा के लिए हमारी आकाशगंगा को छोड़कर इस विशाल ब्रह्मांड के अंतहीन सफर पर निकल जाएगा। पर आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह तारा हमारी आकाशगंगा को छोड़कर दूर भाग रहा है? और आखिर इसे पूरी तरह हमारी आकाशगंगा से बाहर जाने में कितने सालों का समय लगेगा? ये सब हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी के पिता कहे जाने वाले अमेरिकन फिजिसिस्ट कार्ल गुथेज जैनस्की ने पहली बार 1931 में हमारे आकाशगंगा के सेंटर से आने वाले रेडियो वेव्स को डिटेक्ट किया था। शुरुआती अध्ययन के दौरान पता चला कि रेडियो वेव्स बेहद ही कॉम्प्लेक्स थे, जो कि किसी बेहद ही विशाल स्ट्रक्चर से आ रहे थे। पर उस समय हमें यह समझ नहीं आया कि आखिर ये चीज है क्या जो हमारे रेडियो टेलीस्कोप को विचलित कर रही है। जिसके बाद 1974 में वैज्ञानिक ब्रूस बेलिक और रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी के बेसलाइन इंटरफेरोमीटर के जरिए हमारी आकाशगंगा के सेंटर का बड़ी करीबी से अध्ययन किया। और इतना अध्ययन करने के बाद सिर्फ अनुमान लगाया गया कि हमारी आकाशगंगा के सेंटर में एक विशाल ब्लैक होल मौजूद हो सकता है, जिसे सैजिटेरियस ए स्टार नाम दिया गया। पर वैज्ञानिक अभी भी पक्के तौर पर यह पता नहीं लगा पाए थे आखिर यह चीज एक ब्लैक होल है या कुछ और। जिसके करीब 28 सालों बाद 2002 में जब वैज्ञानिकों के एक दल ने हमारे आकाशगंगा के सेंटर में मौजूद तारे S2 का करीबी से अध्ययन करना शुरू किया, तो उन्हें इसके मोशन में बेहद ही खास चीज नजर आई। वैज्ञानिकों को पता चला कि इस स्टार क्लस्टर में मौजूद सभी तारे बेहद ही तेज गति से किसी चीज का चक्कर लगा रहे हैं। इतने विशाल तारों को अपने चारों ओर चक्कर लगाने पर मजबूर करने वाली चीज कोई और ब्लैक होल ही हो सकती है, क्योंकि इतनी ताकत केवल ब्लैक होल में ही हो सकती है। और इसी के बाद पहली बार हमारी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद, या कहें हमारी आकाशगंगा के एक्चुअल सेंटर ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार का पता चला, जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी आकाशगंगा चक्कर लगाती है, जिसमें अरबों तारे हैं और अरबों तारों के
अपने अपने सौर मंडल हैं। आज से करीब 50 लाख साल पहले जब हमारे पूर्वज पेड़ों से उतरकर जमीन पर चलना सीख रहे थे, तब हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक बहुत ही दिलचस्प घटना घट रही थी। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल ने अपने खतरनाक ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते एक तारे को हमारी आकाशगंगा के सेंटर से बाहर फेंक दिया। यह घटना आज से करीब 50 लाख साल पहले हुई थी। तब यह हमसे इतनी ज्यादा दूरी पर घटित हुई थी कि इसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 50 लाख सालों का समय लग गया और वर्तमान समय में यह तारा हमारी आकाशगंगा के सेंटर से काफी दूरी तय कर चुका है, जिसके प्रकाश को हम तक पहुंचने में करीब 50 लाख सालों का समय लग जाएगा। अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल पर। क्या वैज्ञानिकों ने ऐसी किसी तकनीक का आविष्कार कर लिया है जिसमें हम बिना किसी ईंधन के भी हमारे स्पेस मिशंस और रॉकेट्स को और स्पेसक्राफ्ट को गति दे पाएंगे? जब हम अंतरिक्ष में रॉकेट को भेजते हैं तो उसमें इस्तेमाल होने वाले फ्यूल की मात्रा यानी कि प्रोपेलेंट ही इस बात को निर्धारित करता है कि रॉकेट अंतरिक्ष में कब तक यात्रा कर सकता है। उसके पास जितना ज्यादा प्रोपेलेंट और उसको कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करने की क्षमता होगी, उतनी ही गति से अंतरिक्षयान और अंतरिक्ष में लंबी दूरी तक भेजे जा सकते हैं। दरअसल रॉकेट के भीतर एक भाग में सॉलिड और लिक्विड फ्यूल को ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है, जिसमें हाई प्रेशर पर गैस उत्पन्न होती है। यह गैस पीछे की ओर एक नैरो माउथ से बहुत तेजी से बाहर निकलती है, जिसके फलस्वरूप जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है वो रॉकेट को हाई स्पीड से आगे की ओर ले जाती है। इसलिए अंतरिक्ष यान को डिजाइन करते समय ईंधन के टैंक को केंद्र में रखा जाता है, क्योंकि रॉकेट या अंतरिक्ष यान में सीमित मात्रा में ही ईंधन को भरा जा सकता है। हमें इसकी वजन का भी ध्यान रखना होता है, इसलिए उसके द्वारा अंतरिक्ष में तय की गई दूरी भी सीमित हो जाती है। एक समय के बाद इसका ईंधन खत्म हो जाता है और फिर यह अपने मनमाने ढंग से अपनी यात्रा जारी रखता है, जिसमें हम इसे न तो ऊर्जा दे सकते हैं और न इससे कोई काम करा सकते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिक लंबे समय से सूर्य और अन्य तारों के इनफाइनाइट रेडिएशन प्रेशर से अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष में गति दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। रेडिएशन प्रेशर किसी सतह पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ने से पैदा होने वाले दबाव को कहते हैं। इसे आप आसान भाषा में समझ सकते हैं, जैसे समुद्र में जब नाव को चलाने के लिए पर्दों का इस्तेमाल किया जाता था तो हवा के बल का प्रयोग करके नाव को गति दी जाती थी। बिल्कुल वैसा ही यहां पर करने की कोशिश है। प्रकाश भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, इसलिए किसी वस्तु पर प्रकाश के गिरने से भी उस वस्तु पर दबाव पड़ता है। हालांकि यह दाब कम शक्तिशाली होने के कारण डेली जीवन में ज्यादा प्रभावी प्रतीत नहीं होता, लेकिन लंबे अंतराल पर इसका प्रभाव काफी व्यापक हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 अंतरिक्ष यानों पर सौर किरणों द्वारा बनने वाले विकिरण दाब का हिसाब लगाकर यान की उड़ान को फेवरेबल न किया जाता, तो यान मंगल ग्रह पर पहुंचने के बजाय उससे 15,000 किलोमीटर दूर आगे अंतरिक्ष में निकल जाता। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेडिएशन कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। अब वैज्ञानिक सूर्य के रेडिएशन प्रेशर से अंतरिक्ष यान को सोलर सेल के जरिए अंतरिक्ष में गति दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। यह कुछ वैसा ही है जैसे हम समुद्र में अपनी नाव को गति देने के लिए वायु दाब का इस्तेमाल पाल लगाकर करते आ रहे हैं। वर्ष 1610 के आसपास पहली बार जर्मन खगोल वैज्ञानिक जोहान्स केपलर द्वारा सूर्य के फोटोन की ऊर्जा से अंतरिक्ष यात्रा की कल्पना की गई थी। इस तरह की संकल्पनाओं को असल जीवन में लाने के लिए 1970 के आसपास से सोलर सेल के निर्माण के अनुसंधान पर विशेष जोर दिया जाने लगा था। यह तो बात हो गई लाइट सेल की। अब बात करते हैं लाइट सेल 2, जिसे महानतम खोजों में से एक कहा जाता है। दिस इज द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ द स्पेस साइंटिस्ट। हाल ही में लाइट सेल 2 को टाइम मैगजीन ने 2019 के महानतम आविष्कारों की सूची में जगह दी है। यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, अमेरिका की गैर सरकारी संस्था द प्लैनेटरी सोसाइटी इन सोलर लाइट के प्रहार से चलने वाले लाइट सेल 2 नामक एक सोलर सेल को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक तैनात किया गया है और इसी के साथ सौर पाल की अवधारणा का प्रिलिमिनरी टेस्ट शुरू हो गया है। यह मिशन प्राथमिक तौर पर 3 महीने तक सफलतापूर्वक चला और अब लाइट सेल 2 1 साल तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। इससे पहले जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जैक्सा ने साल 2010 में पहले लाइट सेल का इस्तेमाल शुक्र ग्रह की जांच पड़ताल के लिए भेजे गए इकारोस मिशन में किया था।
मगर यह अभियान पूरी तरह से सफल नहीं हो सका था। परंतु सफलता की कुंजी असफलता से ही शुरू होती है। वैज्ञानिक आज भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब जानते कि ये काम कैसे करता है। लाइट सेल 2 ने बगैर किसी कन्वेंशनल फ्यूल के इस्तेमाल के एपोजी को 7.2 किलोमीटर तक बढ़ा लिया है। लाइट सेल पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए जब सबसे दूर बिंदु पर पहुंचता है तो इस सबसे दूर के बिंदु को एपोजी कहते हैं। लाइट सेल 2 बॉक्सिंग रिंग के आकार का है और इसे पतली माइलर सामग्री से बनाया गया है। गौरतलब है कि सोलर सेल को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ किसी कागज से 40 से 100 गुना पतले होते हैं, जो इसके ढांचे पर मजबूती से बांधे जाते हैं। लाइट सेल 2 सूरज के फोटोन पार्टिकल से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और जो सोलर सेल की मिरर जैसी रिफ्लेक्टिव सरफेस से टकराकर वापस लौट जाते हैं। इसमें हर फोटोन का मोमेंटम होता है और यह संवेग फोटोन के टकराने पर सोलर सेल की परावर्तक सतह की ओर मूव हो जाता है। इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह है कि हर फोटोन अपने संवेग का दुगना संवेग सोलर सेल को ट्रांसफर कर देता है। इसी तरह इस अरबों की संख्या में फोटोन और सोलर सेल से टकराने पर उसे पर्याप्त मात्रा में प्रपल्शन प्रदान करने में समर्थ होता है, यानी कि उसे एक तरह की ऊर्जा मिल जाती है जो उसकी गति में सहायक होती है। अंतरिक्ष विज्ञान के जानकार ये कहते हैं, यदि सोलर सेल का विचार गति ले लेता है और यह सफल हो जाता है और सिद्ध हो जाता है कि यह हमारे अंतरिक्ष अभियानों का हिस्सा बन सकता है, तो यह अंतरिक्ष यानों के डिजाइन और निर्माण में मूलभूत क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। क्योंकि जिस तरह से आज के स्पेस मिशन डिजाइन किए जाते हैं, उनके डिजाइन में बहुत बड़ा बदलाव आना तय है और भविष्य के अंतरिक्ष यानों को दूसरे तारों और सौरमंडल तक पहुंचने में यह सक्षम होगा, क्योंकि इसे किसी भी बाहरी ईंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि हम एक लिमिटेड मात्रा में ही इसमें भर सकते हैं। एक समय के बाद हमारे सारे अंतरिक्ष अभियान फेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन यहां पर ऊर्जा खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता और इस प्रकार हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को जन्म देंगे जो हमें दूसरे तारों और दूसरे जीवन तक पहुंचाने में समर्थ होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।